हाँ तो भाई ये है पार्ट 2 ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्लास का। सुप्रीम कोर्ट हम स्टार्ट कर चुके टॉपिक और आज हम उसको कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। चलो, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज। यानी कि टेन्योर का मतलब होता है कि कितनी अवधि होगी उसकी कार्यकाल की, सुप्रीम कोर्ट का जज कितने दिन काम करेगा। और रिमूवल का मतलब कि भाई उसको अगर हटाना पड़ जाए, हो सकता है ना हटाना पड़ जाए, तो फिर कैसे हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही, थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक, ओके। तो चलो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की अवधि कितनी होती है, कार्य अवधि, यानी कितने साल तक वो काम कर सकता है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई ऐसे नहीं बोला कि 5 साल काम करेगा या 7 साल काम करेगा, ऐसा नहीं बोला है। तो फिर क्या बोला है? ऐसा बोला है कि भाई साहब एक एज होगी रिटायरमेंट की, जब तक आपको रिटायरमेंट की एज तक आप नहीं पहुंचते तब तक आप काम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत उसमें है नहीं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड अ डेफिनेट टेन्योर फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई एक विशिष्ट अवधि फिक्स नहीं की है कि भाई इतने साल बाद में रिटायर हो जाना है तुझे। ठीक है, लेकिन इसने कुछ 3 कंडीशन दिए। क्या दिए? एज ऑफ रिटायरमेंट बताई गई है एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज की। ठीक है, तो कब तक एज ऑफ रिटायरमेंट? 65 साल है भाई साहब। और लोगों के 60 साल होती होगी, हाई कोर्ट के जज की 62 साल होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 होती है। नॉर्मल नौकरी में 60 साल में रिटायर कर देते हैं, हाई कोर्ट के जजों को 62 साल में रिटायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों को 65 साल के होने पर रिटायर करते हैं। ठीक है, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एज इज डिसाइडेड बाय सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। तो मान लो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब कि जज बोलते कि नहीं साहब मेरी तो 65 साल उम्र हो ही नहीं, अभी क्यों रिटायर करो, अभी तो 1 साल और काम करना है मुझे। डिस्प्यूट हो गया है ना, तो वो डिस्प्यूट का डिसीजन कौन करेगा? एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाएगी उस डिस्प्यूट के डिसीजन करने के लिए जो कि पार्लियामेंट द्वारा बताई जाएगी। यानी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि फिर वो डिस्प्यूट का डिसीजन कौन देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई साहब कि 65 साल का अगर हो गया कोई आदमी तो उसको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, घर पे जाओ आराम से आनंद लो। ठीक, लेकिन 65 साल का नहीं हुआ, उससे पहले वो घर पे जाना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो दे देगा इस्तीफा, यानी कि रेजिग्नेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट कौन करता है? हमने देखा था प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उन्हीं को जो है जज इस्तीफा भी दे सकता है कि साहब प्रेसिडेंट साहब अब मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है तो मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, पकड़ो। तो किसको देगा सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जैसे ही प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा तो उसको पद से मुक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हो गई रिटायरमेंट कि भाई साहब एज हो गई तो छोड़ के जाओ आराम से नौकरी। दूसरी है एज नहीं हुई फिर भी छोड़ के जाना चाहते हो तो रेजिग्नेशन कर दो। और तीसरा है कि भाई साहब ना ही तो आपकी एज हुई है ना ही आप रेजिग्नेशन कर रहे हो, लेकिन आपको रिमूव किया जा रहा है, रिमूवल। तो 3 आर है, आर आर आर। ये मूवी का नाम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की 3 विधियां हैं। या तो रिटायरमेंट से हट जाएगा या रेजिग्नेशन से हट जाएगा खुद। और रिमूवल वो अपनी मर्जी से नहीं करता, बल्कि उसको उसकी मर्जी के खिलाफ हटाया जाता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा। तो रिमूवल का एक प्रोसेस होता है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस जो वो ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। उस प्रोसेस को हम देखेंगे, है ना। तो लिखा हुआ है ए जज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटा सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं हटा सकता, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस को फॉलो करके हटाना पड़ता है उसको। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे हटाएगा? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को बोलेगी कि साहब इसको हटा दो, फिर प्रेसिडेंट उसको हटा देगा। लेकिन पार्लियामेंट बोलेगी कैसे? तो पार्लियामेंट के बोलने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है। वो क्या है? देखो, ये रिमूवल ऑफ जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस तरीके से हटाया जाता है, तो उसकी पूरी प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक है, अथॉरिटी एंड प्रोसेस। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो रिमूवल का ऑर्डर कब इश्यू कर सकता है? ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड। यानी प्रेसिडेंट ऑर्डर तभी इश्यू करेगा जब पार्लियामेंट के द्वारा एड्रेस प्रेजेंट किया जाए। पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाए? एड्रेस प्रेजेंट किया जाए उसको हटाने के लिए। ठीक है, और एड्रेस का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगी लोकसभा में और राज्यसभा में, और वो पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और फिर प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा पाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, रेजोल्यूशन पास होना, ये सेम सेशन में होना चाहिए। मान लो विंटर सेशन चल रहा है, आजकल तो विंटर ही चल रही है, विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, रेजोल्यूशन आ गया तो भाई वो विंटर सेशन में लोकसभा से पास होना चाहिए, विंटर सेशन में राज्यसभा से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक से पास हो गया दूसरे में रह गया, फिर आगे आपका जो है मॉनसून सेशन या समर सेशन या बजट सेशन आया उसमें आप पास करा दो। नहीं, सेम सेशन में पास होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। और उसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए मेजोरिटी चाहिए, वो चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखा था उस टाइम पे, या फिर कब, मैंने सारी मेजोरिटी आपको पढ़ाई थी।
कि सबसे बड़ी जो मेजोरिटी होती है ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो चाहिए वो चाहिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। उससे बड़ी मेजोरिटी कहीं पे नहीं चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए भी एक बड़ी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट से थोड़ी छोटी चाहिए। उसको बोलते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं हम? स्पेशल मेजोरिटी। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाई ए स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से जो है पास होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का रेजोल्यूशन। और स्पेशल मेजोरिटी किसको बोलते हैं? ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। भाई ये थोड़ा गलत है। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का मतलब क्या हो गया कि 50%, अरे भाई क्या यहाँ पे पेज ब्रेक हो गया, 50% प्लस 1, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब होता है यहाँ पे 50% प्लस 1, और कुछ मत समझना है इसको। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस जो होगी, जितने भी हाउस की मेंबरशिप है उसका 50% प्लस 1 ये होना चाहिए एक तो। दूसरा हटा देता हूँ, रुको 2 मिनट में, इसको समझ लेना स्पेशल मेजोरिटी को। हाँ, पहला तो क्या है भाई साहब कि टोटल जो हाउस की मेंबरशिप है, जो भी हाउस है टोटल मेंबरशिप लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग देखी जाएगी, उसका 50% प्लस 1 एक तो ये वोट आना चाहिए। दूसरा मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वो होना चाहिए। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, वो चाहिए होगा, ठीक है। ओके, ये चाहिएगा स्पेशल मेजोरिटी में हटाने के लिए। अगर ये नहीं आया तो फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा और जज को हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई जज को हटा रहे हो, लेकिन क्यों हटा रहे हो? ऐसे तो है नहीं किसी के मन में आ गई कि भाई जज को हटाना है और हटा देंगे। जैसे अभी हुआ, एक जो जज है, कहाँ पे, केरला में है, कहाँ पे है, उन्होंने फैसला दिया तमिलनाडु में, केरला में कहीं पे, कि एक मंदिर है उसमें दिया नहीं जलाने दिया जा रहा था। उन्होंने बोला कि भाई दिया जलाने दो इसमें, ठीक है। अब वो फैसला देने पे कि मंदिर में दिया जला दो, वहाँ की सरकार जो है तमिलनाडु की या केरला की, पता नहीं कहाँ की थी, देखना आप सर्च करना इसको, मुझे याद नहीं अभी पूरा, वो चले गए भाई साहब कि उस जज के खिलाफ में हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए। तो भाई ये कोई ग्राउंड थोड़ी होता है, जज का काम है फैसला देना, उसने दे दिया, इस पर थोड़ी हटा सकते हो तुम, इस पर नहीं हटा सकते। ग्राउंड जो रिमूवल के हैं वो दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये सिर्फ ये बातें होगी ना तभी हटा सकते हो, अदरवाइज नहीं हटा सकते। 2 ग्राउंड दिए हुए। क्या दिए हुए 2 ग्राउंड? एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी जज ने कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया जो जज की इज्जत को शोभा नहीं देता, यानी बहुत गड़बड़ घोटाला कर दिया, है ना, तब हटा सकते हो। या फिर इनकैपेसिटी, यानी कि वो जज बनने लायक ही नहीं है, वो अयोग्य हो चुका है ना, अयोग्य हो चुका है, ठीक है, तो फिर हटा सकते हो, अदरवाइज नहीं हटा सकते। कोई फैसला दे दिया जो तुमको अच्छा नहीं लगा और तुम बोलोगे इसको हटा दो, ऐसा नहीं होगा भाई। सुप्रीम कोर्ट का जज है वो, हाई कोर्ट के जज पे भी सेम प्रोसीजर लगती है, सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी सेम प्रोसीजर लगती है हटाने की, सेम डिट्टो। तो इस तरीके से 2 ही ग्राउंड पे हटा सकते हो। ध्यान रखना इसको, इस चीज़ को रट लो, दिमाग में बैठा लो, और जितना तुम इसको सोच सकते हो उतना सोच लो। 2 ही ग्राउंड है, तीसरा कोई ग्राउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेसिटी, है ना। उसके अलावा किसी भी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटा सकते। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर भी हम देख लेते हैं। इसके लिए ना जो हटाने के लिए जो प्रोसीजर है, हमने बोला कि भाई पार्लियामेंट में स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से जो रेजोल्यूशन पास होगा, वो रेजोल्यूशन आने के लिए पार्लियामेंट में, कि वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में आएगा कैसे, उसके लिए भी पूरी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस दी हुई जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। किसमें दी हुई? सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए तुम अगर प्रस्ताव भी लाना चाहते हो ना पार्लियामेंट में, प्रपोजल भी लाना चाहते हो, यानी अभी पास वास तो बाद में होगा, पहले प्रपोजल लेके आओगे, उसके लिए भी भाई साहब तुमको लोकसभा में तो 100 लोगों की साइन चाहिए और राज्यसभा में 50 लोगों के साइन चाहिए। अगर लोकसभा में लाना चाहते हो तो 100 लोगों के साइन करवाओ पहले। 100 लोग कौन से? जो कि लोकसभा के सदस्य हो, यानी कि एमपी हो, ठीक है। और राज्यसभा में लाना चाहते हो तो 50 लोगों के साइन कराओ जो कि राज्यसभा के सदस्य हो। साइन नहीं करवा पाओगे तो प्रस्ताव ही नहीं ला पाओगे भाई। पास होना तो बाद की बात है, वोटिंग तो बाद में कराएंगे, पहले तो तुम प्रपोजल लेके आओगे, और वो ला ही नहीं पाओगे अगर तुम ये साइन नहीं करवाते हो। तो लोकसभा के मामले में 100 लोगों के साइन करवाने पड़ेंगे और राज्यसभा के मामले में 50 लोगों के। तो ये लिखा हुआ है, रिमूवल मोशन मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स लोकसभा के केस में, 50 मेंबर राज्यसभा के केस में, ठीक है। फिर साइन करने के बाद देखो प्रोसेस समझना तुम, यहाँ पे एक मोशन लेके आया कि भाई इसको हटाना है, फिर उस पर तुमने साइन करवाए। लोकसभा के मामले में तो 100 लोग साइन कराओ और राज्यसभा में ला रहे तो 50 लोग साइन कराओ। फिर साइन हो गए, उसके बाद में तुम उसको दोगे किसके पास में? लोकसभा के मामले में तो स्पीकर को दोगे और राज्यसभा में ला रहे तो राज्यसभा के चेयरमैन को दोगे। फिर वो स्पीकर या चेयरमैन उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। अगर
अगर उसने एडमिट किया फिर ही उस पर प्रोसेस आगे होगी, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो भाई फिर से खत्म हो गया, है ना। अगर स्पीकर चेयरमैन ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया साइन करवाने के बाद भी, तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो खत्म हो गया प्रपोजल, ठीक है। तो स्पीकर चेयरमैन के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो एडमिट कर ले मोशन को, या फिर उसको रिफ्यूज कर दे एडमिट करने से, कि भाई नहीं एडमिट करेंगे, फालतू में ला रहे हो, जज की कोई गलती नहीं है, फालतू में उसको परेशान करने के लिए ला रहे हो, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा भी वो कर सकते हैं, ओके। फिर अगर मान लो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, कंस्टिट्यूशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी। अगर मोशन को स्पीकर या चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद ही वो एक कमेटी गठित करेगा जिसमें इंक्वायरी की जाएगी उस जज के खिलाफ, कि भाई ये जो मोशन इसको हटाने के लिए लाया गया, क्या सच में इसने कोई गलती की है या फिर इसको परेशान करने के लिए लाया गया सिर्फ, ठीक है। तो उसके लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी, 3 मेंबर की कमेटी, 3 मेंबर होंगे इस इंक्वायरी कमेटी में। जो कौन गठित करेगा, स्पीकर या चेयरमैन गठित करेगा, और उस मेंबर कमेटी में 3 मेंबर होंगे, और 3 मेंबर कौन होंगे, वो होंगे जज ही होंगे उस कमेटी में। मतलब जज को हटाना है तो भाई हमने कहा, पार्लियामेंट वालों ने कहा कि जज को हटाना है, और हटाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट वाले ला रहे हैं, तो पार्लियामेंट वालों को तो कमेटी में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये तो हटाना चाहते हैं ना। हम जज को हटाने के लिए जजों को लाएंगे, वो खुद अपने ही साथी की इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि वो फिर निष्पक्ष रूप से इंक्वायरी कर पाएंगे। तो उस 3 मेंबर कमेटी में एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर चीफ जस्टिस को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है कि भाई हटाना ही हमको सीजेआई को है, उसी के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं, तो वो तो कमेटी में नहीं हो सकता ना फिर, क्योंकि उसको हटाने के लिए ला रहे हैं। तो वो अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रस्ताव आ रहा है, तब तो कोई और जज आएगा सुप्रीम कोर्ट का उस कमेटी में, और अगर किसी नॉर्मल जज को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाएगा। पहला हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा उसमें। और उसके अलावा एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी जिसको कानून का बहुत बढ़िया ज्ञान है, ऐसा कोई विद्वान आदमी, उसको शामिल किया जाएगा। तो समझना क्या बात चल रही है अभी तक जो बातें हमने कर ली, उस बात को हम थोड़ा सा नोट्स में ले लेते हैं, ठीक है, या फिर एक साथ ले लेंगे, चलो, है ना, एक साथ ले लेंगे। उसके बाद कमेटी गठित हो गई 3 आदमियों की, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, उसके अलावा एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा, कोई कानून का विद्वान आदमी होगा। उसके बाद में इंक्वायरी एंड फाइंडिंग, वो कमेटी जो है उस जज पे इंक्वायरी करेगी कि भाई जो आरोप उस पर लगाया गया क्या वो सच भी है या फिर नहीं, या फिर उसको सिर्फ परेशान करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। कमेटी इन्वेस्टिगेट्स द चार्जेस, जो चार्ज लगाए गए जज पे, जो आरोप लगाए गए, उनको इन्वेस्टिगेट करती है ना। अगर कमेटी जज को गिल्टी पाती है, यानी कि हाँ सही है भाई इसने गड़बड़ की है, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर उसको पाती है, या फिर सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी। हमने देखा दो ही ग्राउंड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा होता है इनकैपेसिटी। अगर कमेटी को इनमें से एक ग्राउंड सही लगता है कि हाँ भाई जज में ये समस्याएं आ चुकी है, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट देगी हाउस को कि हाँ भाई साहब इस पे आरोप लगाए गए वो सही है, और फिर जब वो बोलेगी कि हाँ आरोप सही है, अगर कमेटी ने बोला हाँ आरोप सही है, तभी फिर उसके ऊपर वोटिंग कराई जाएगी उसको हटाने के ऊपर। और वोटिंग का हमने समझ लिया कि वोटिंग जो है वो 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेजोरिटी, या फिर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनमें से जो ज्यादा हो उतने वोट उसको मिलने चाहिए, तभी वो हाउस से पास होगा। तो वही बोला कि अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात आ गई। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए जब मोशन जाएगा पार्लियामेंट में, तो उसमें जो है ईच हाउस अलग अलग पास करेगा उसको, प्रत्येक हाउस को अलग अलग पास करेगा, जॉइंट सिटिंग इस पर नहीं होती है, और वो स्पेशल मेजोरिटी से उनको पास करवाना होगा। किससे करवाना होगा? स्पेशल मेजोरिटी से। फाइनल रिमूवल, जब पास हो जाए दोनों हाउस से वो प्रपोजल, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा कि लो साहब इसको हटा दो, और फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इश्यू करेगा जिससे वो जज को वो हटा देगा, ठीक है, जज को वो हटा देगा। चलो अब इसको हम थोड़ा सा नॉर्मली समझ लेते हैं प्रोसेस क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, एससी जज रिमूवल। तो जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई है वो क्या करेंगे, वो एक प्रपोजल बनाएंगे, इसके लिए मोशन बनाएंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, ठीक है, मोशन बनाएंगे। अब मोशन को तुमको लेके जाना है, या तो तुम लोकसभा में ले जा सकते हो या राज्यसभा में ले जा सकते हो, लेकिन लेके जाने के लिए अगर तुम इसको लोकसभा में लेके जा रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले 100 लोगों के साइन करवाने पड़ेंगे, 100 लोकसभा के सदस्यों के साइन कराने पड़ेंगे। राज्यसभा में लेके जा रहे हो इसको, तो राज्यसभा में 50 राज्यसभा सदस्यों के साइन कराने पड़ेंगे। साइन नहीं करवाओगे तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है। अब मान लो ये साइन वाला कार्यक्रम हो गया, तो फिर अगर तुम लोकसभा में इसको लेके जा रहे हो तो तुम इसको स्पीकर के पास लेके जाओगे, लोकसभा के स्पीकर के पास में, और राज्यसभा के पास लेके जा रहे हो तो राज्यसभा के चेयरमैन को ले जाके दोगे कि लो साहब साइन करवा दिया हमने, और इसको पकड़ो और इसको एक्सेप्ट करो। अब ये राज्यसभा के स्पीकर या लोकसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो जो है उस मोशन को एडमिट कर लेगा, मैं नीचे लिख देता हूँ एडमिट, है ना, या तो वो उस मोशन को रिजेक्ट कर देगा कि भाई साहब तुम बकवास कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसको हटाने का, सही काम कर रहा है ये जज तो, या फिर वो उसको एडमिट कर लेगा, है ना। रिजेक्ट कर देता है तो
तब तो मामला खत्म हो गया, आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर उसने एडमिट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है मैं एडमिट करता हूँ इस मोशन को, तो फिर एडमिट करने के बाद जिसने भी एडमिट किया है, या तो लोकसभा का स्पीकर एडमिट करेगा या राज्यसभा का चेयरमैन करेगा, तो फिर वो एक कमेटी गठित करेगा, कमेटी बनाएगा, है ना। और इस कमेटी में कितने मेंबर होंगे? इस कमेटी में होंगे 3 मेंबर, 3 मेंबर। ये कमेटी क्या करेगी? इस कमेटी का काम क्या होगा? ये इंक्वायर करेगी, ये इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या जो आरोप कोर्ट जज पे लगाए गए हैं वो आरोप सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस कमेटी में होंगे कौन? 3 मेंबर कौन कौन होंगे? एक तो होगा CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और अगर चीफ जस्टिस पे खुद पे आरोप लगे हुए हैं तो और कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है। और दूसरा जो मेंबर होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिया जाएगा, और एक होगा इसमें डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी कोई कानून का विद्वान आदमी होगा, ठीक है। अब ये 3 मेंबर की कमेटी करेगी इंक्वायरी करेगी, क्या करेगी? इंक्वायरी। और इंक्वायरी करके ये कमेटी जो है, इंक्वायरी करके ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, है ना, रिपोर्ट देगी। अब रिपोर्ट में कमेटी 2 बात बोल सकती है। किस चीज़ का इंक्वायरी करती है? ये 2 ही ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राउंड दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या ग्राउंड दिए गए हैं? कि एक तो दिया गया है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और एक दिया गया है इनकैपेसिटी, ठीक है। इन चीज़ों पे इंक्वायरी करके वो रिपोर्ट अपनी देती है ना, कमेटी। अब कमेटी 2 चीज़ बोल सकती है कि हाँ साहब, हाँ यानी कि ये दोषी है, और कमेटी बोल सकती है ना ये दोषी नहीं है। अगर कमेटी ने ना बोला तो वहीं पे सारा सिस्टम रुक जाएगा, आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कमेटी ने हाँ बोल दिया कि हाँ साहब ये दोषी है, तो फिर ये कमेटी की रिपोर्ट उस हाउस में रखी जाएगी, और फिर हाउस में जो है फिर मोशन लाया जाएगा, और मोशन पे वोटिंग करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग कराई जाएगी हाउस में, और वोटिंग कराने के बाद में, हाउस में वोटिंग कराने के बाद में, मान लो लोकसभा में वोटिंग कराने, तो वोटिंग के लिए कितने वोट चाहिए होंगे? तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है उसके लिए, स्पेशल मेजोरिटी, है ना। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? दो इसमें कंडीशन होती है। एक तो 50% + 1, यानी मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, लोकसभा की अलग से, राज्यसभा की अलग से शिप, है ना। और दूसरा है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनमें से जो ज़्यादा होगा वो चाहिए होगा। फिर मान लो ये लोकसभा से पास हो गया, फिर सेम राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में सेम वोटिंग करवाई जाएगी सेम मेजोरिटी से, वहाँ से पास हो गया, तो फिर ये एड्रेस बन गया, और ये एड्रेस किसको भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को। और जब प्रेसिडेंट के पास ड्यूली पास्ड एड्रेस आ जाएगा, तो फिर वो ऑर्डर इश्यू करेगा, और उस ऑर्डर से क्या करेगा? उस जज को हटा देगा। देखो इतना प्रोसेस है जज को हटाने का, कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसलिए जज को हटा पाना बड़ा मुश्किल है, हटते नहीं जज आराम से, इसलिए तो फिर वो 20-20 करोड़ रुपए मिल जाते हैं उनके मकानों में, है ना। चलो ओके, हाँ। तो ये इसको जो है रिमूवल बोलते हैं वैसे तो, लेकिन हम कभी कभी इसको खुश होके इम्पीचमेंट भी बोल देते हैं। इम्पीचमेंट हालांकि जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए काम में लिया गया है हमारे संविधान में, तो लेकिन कई लोग बोल देते हैं कि इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। तो वो इम्पीचमेंट की अगर बात करें हम प्रैक्टिकली, प्रोसेस तो हमने देख ली, क्या रियल लाइफ में ये प्रोसेस कभी काम में ली गई थी? तो भाई लिखा हुआ है नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार, कि आज तक, आज़ाद होने के बाद आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया है। लेकिन इम्पीचमेंट के लिए केस जरूर लाए गए थे। कौन सा लाया गया था? फर्स्ट इम्पीचमेंट केस। सबसे पहली बार किस जज के लिए जो है केस लाया गया था इम्पीचमेंट का? तो वो लाया गया था जस्टिस वी रामास्वामी के लिए, है ना। और वी रामास्वामी के लिए केस लाया गया था, उसमें फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, कमेटी तक बन गई थी, मतलब कि केस लाया गया, प्रपोजल लाया गया, प्रपोजल पे साइन कर दिए 100 लोगों ने लोकसभा के केस में, 50 लोगों ने राज्यसभा के केस में, और फिर स्पीकर ने, चेयरमैन ने एक्सेप्ट भी कर लिया, इंक्वायरी कमेटी भी बन गई। इंक्वायरी कमेटी ने बोला कि हाँ साहब गिल्टी है आदमी, इंक्वायरी कमेटी ने बोल दिया गिल्टी है भाई ये जज। लेकिन उसके बावजूद भी आउटकम क्या लिख रहा? रिमूवल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन जो लाया गया था वो लोकसभा में डिफीट हो गया, यानी कि वोट जो चाहिए थे वो वोट उस पर नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो छोड़ के चली गई संसद को, वो चली गई, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। यानी जो जज गिल्टी है, कमेटी ने जिसको गिल्टी ठहरा दिया कि हाँ साहब ये जज जो है इसने गड़बड़ घोटाले किए हैं, उसके बावजूद भी एक पार्टी ने उसको सपोर्ट किया और वोट नहीं किया, तो उस जज को हटाया नहीं गया। बताओ, ये है सिस्टम जजों का, समझ रहे हो? ये सिस्टम है। तो आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया। इसकी वी रामास्वामी के लिए लाई तो गई थी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, लेकिन उसको हटाया नहीं गया फिर। चलो अब बात करते हैं एक्टिंग, एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस की।
एक्टिंग, एडहॉक और रिटायर्ड जजेस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं इसमें कि देखो सुप्रीम कोर्ट में ना जज तो सिर्फ चौथी सामने देखे, लेकिन मामले तो बहुत सारे भाई साहब, मामले तो बहुत सारे पेंडिंग पड़े। अब इन बेचारों से संभलते नहीं है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि यार हमसे तो संभल रहे नहीं है, एक काम करते हैं ना हम कि जो लोग हमारे को छोड़ के चले गए या जो हमारे पास नहीं आए, जैसे कोई लोग हाई कोर्ट में काम कर रहे होंगे जज के रूप में, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थे कोई टाइम पे, छोड़ के चले गए, रिटायर हो गए, तो यार उनको वापस लेके आते ना, क्योंकि उनको उनको पता तो है कैसे फैसले दिए जाते हैं, सारी कानूनी प्रक्रिया सबका पता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया उनको, तो उनको वापस लेके आते ना अपन, और उनके पास भी फैसले करवाते ना, यार हमसे नहीं संभल रहा ना यार, चलो यार करते हैं कुछ, तो आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ रिटायर्ड जजों को वापस लेके आते हैं। तो उस तरीके से लिखा हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं होता कि एक्टिंग कर रहा है, फिल्म में नहीं जा रहा है, बल्कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, अब वो या तो रिटायर हो गया या फिर उसने इस्तीफा दे दिया या उसको हटा दिया गया, तो कुछ टाइम के लिए वैकेंसी होगी ना, उसके चीफ जस्टिस के पोस्ट पे वैकेंसी आ गई, तो उस वैकेंसी में कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है साहब। प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग सीजेआई, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। कब कर सकता है? जब द ऑफिस ऑफ सीजेआई इज वैकेंट, जब सुप्रीम कोर्ट के जज का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो, यानी वो खाली हो, या फिर सीजेआई जो है वो टेम्परेरीली एब्सेंट हो। मान लो कि विदेश घूमने गया है, या फिर बेटे की शादी है, या फिर बीमार हो गया, तो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस किसी और को बनाया जा सकता है। या फिर सीजेआई इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी, सीजेआई अपॉइंट था लेकिन बीमार हो गया, आईसीयू में भर्ती है, ठीक है, अब वो तो काम नहीं कर सकता, तो उसकी जगह प्रेसिडेंट किसी और को एक्टिंग चीफ जस्टिस कर सकता है। जब वो वापस लौट के आ जाएगा तो फिर एक्टिंग वाले को हटा दिया जाएगा और जो ओरिजिनल है वही आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं एडॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडॉक जज, एडॉक का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी होता है ये एक तरीके से। ये किस केस में रिक्रूटमेंट किया जाता है इनका? ये अपॉइंट किया जाता है जब लैक ऑफ कोरम हो परमानेंट जजेस का टू होल्ड कंटिन्यू ए सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि भाई एडॉक जज तब अपॉइंट किया जाता है जब लेक ऑफ कोरम हो। कोरम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो चाहिए सुप्रीम कोर्ट में उतने भी नहीं बचे, तो फिर किसी एक जज को टेम्परेरी लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट में ताकि वो उस कोरम को पूरा कर सके, ठीक है। और ये जो एडॉक जज है ना, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, इसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, सीजेआई, ध्यान रखना इसको। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हमने देखा था ACJI, इसको तो भैया हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, लेकिन एडहॉक जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और कंडीशन क्या है अपॉइंटमेंट की? कि ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट की इसको क्या लेनी पड़ेगी? प्रायर अप्रूवल। जो ये एडहॉक जज होते हैं ना भाई, एडहॉक जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज तो कम पड़ रहे हैं ना, तो इसीलिए कहाँ से लेके आ रहे हैं इनको? हाई कोर्ट से लेके आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? हाई कोर्ट से। और किसी हाई कोर्ट से जज को तुम लेके आ रहे हो, तो जिस भी हाई कोर्ट से तुम लेके आ रहे हो जज को, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक तो तुमको चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट उससे कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, और उसके साथ में प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, और वो कंसल्टेशन करने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा एडहॉक जज को। समझ गए बात को, है ना। और एडहॉक जज की क्वालिफिकेशन वही होगी जो क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन में देखी थी कि अगर 5 साल से हाई कोर्ट का जज हो, या 10 साल प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट में, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, तो वो उनमें से क्वालिफिकेशन जिसके पास होगी तो उसी को बनाया जा सकता है क्या? एडहॉक जज, ठीक है। अब एडहॉक जज की क्या ड्यूटी होती है, क्या स्टेटस होता है उसका? तो वो जो है उसको सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग को अटेंड करना होगा इन प्रायोरिटी ऑफ अदर ड्यूटी। यानी वो हाई कोर्ट का जज तो है भैया, है ना, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बना दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं बन रहा था, कोरम के बिना मीटिंग नहीं चल सकती, तो वो बोल रहा है कि भाई तेरे को कोरम के लिए तो लाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग को तुझे अटेंड करना ही पड़ेगा, सारे काम छोड़ के, बेटे की शादी है उसको भी छोड़ देना, और सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग को जो है तू अटेंड करना। तेरी और कोई केस पेंडिंग है उस पर तो सुनवाई कर रहा है, उनको छोड़ दे एक बार, हमारी सिटिंग हो रही है वहाँ पे आके बैठ, क्योंकि उसी के लिए तुझे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और उसको सारे जुरिस्डिक्शन मिलते हैं, सारे पावर मिलते हैं, सारे प्रिविलेज मिलते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। यानी एक तरीके से वो जज नहीं है फिर भी वो जज है, वो सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट जज नहीं है, वो एडहॉक जज है, लेकिन उसको सारे पावर, प्रिविलेज और जुरिस्डिक्शन मिलेंगे वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोरम जो होता है उसके लिए एडहॉक जज को अपॉइंट किया जाता है। एडहॉक जज को सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। किसके साथ कंसल्टेशन करता है? जिस हाई कोर्ट से उस जज को उठा के ला रहे हो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करो और प्रेसिडेंट के साथ में कंसल्टेशन करो, ठीक है, ये बात है। अब बात करते हैं रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि रिटायर हो चुके थे। अब भाई उन्होंने बहुत साल सुप्रीम कोर्ट में काम किया है, सारा उनको सब कुछ पता है सिस्टम, अब वो रिटायर हो गए क्योंकि उनकी एज हो गई, लेकिन भाई एक्सपीरियंस तो आदमी के पास है ना, उसके पास में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है केस ज़्यादा आ गए, और उनके पास इतने जज है नहीं कि वो सुन सके सारे केसों को, तो बोले कि भाई रिटायर्ड जजों को वापस उठा के ले आओ एक बार, ठीक है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो रिक्वेस्ट करेगा किससे? सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर हो गया या फिर हाई कोर्ट का कोई जज रिटायर हो गया, उससे रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट क्यों करेगा भाई? क्योंकि भाई वो रिटायर हो चुका है, अब वो काम करे ना करे उस पर आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते ना, अब तो वो ड्यूटी में है ही नहीं, तो उससे रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी कि साहब आ जाओ, हमारा काम देख लो, थोड़ा बहुत काम ज़्यादा हो गया, हमारे संभल रहा नहीं है, आप आ जाओ। तो वो अपनी रिटायरमेंट की बढ़िया जिंदगी छोड़ के आएगा, तो उससे रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर जजों से, चाहे वो रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है। और जज जो है उसके पास ये क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, ये क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, जो कि होगी लगभग है ना, होगी ही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, तो क्वालिफिकेशन थी तभी तो वो बनाता ना पहले। अब कंडीशन क्या है भाई? अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कंसेंट ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। यहाँ पे देखो, पहले जो हमने देखा था एडहॉक जज अपॉइंटमेंट में, एडहॉक जज, इसमें तो उसको अपॉइंट किया जाता है जो ऑलरेडी एक जज है, जो ड्यूटी में है, ऑलरेडी हाई कोर्ट का जज है। इसलिए एडहॉक जज के केस में हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी वो ली थी रिकमेंडेशन, है ना, कंसल्टेशन की थी। लेकिन यहाँ पे तो हम रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर रहे हैं। अब रिटायर्ड जज कहीं पे काम तो कर रहा नहीं है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट तो चाहिएगी, उसके साथ में उस आदमी की कंसेंट चाहिए जिसको रिटायर को आप लेके आ रहे हो ना, कि भाई तुम करना चाहते हो काम, वो हाँ ही बोलेगा तभी तो लेके आओगे ना, उसको जबरदस्ती उठा के नहीं ला सकते क्योंकि रिटायर हो चुका है वो। अब अलाउंसेज और पावर की बात करते हैं, उसको सारे के सारे अलाउंसेज मिलेंगे जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे, उसको सारे जुरिस्डिक्शन पावर प्रिविलेज मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की, है ना, ठीक है। किसको? जिसको वापस से बनाया जाएगा, ओके। पावर मिल जाएंगे सारे, जुरिस्डिक्शन मिल जाएगी सारी, और प्रिविलेजेस मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, लेकिन ये मिलने के बावजूद भी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज माना नहीं जाएगा। यानी काम सारे सुप्रीम कोर्ट के जज वाला करेगा वो, लेकिन उसको माना नहीं जाएगा। उसको बोले भाई आप टेम्परेरी आए हो तो आपको सारे पावर वावर तो दे देंगे, लेकिन आपको एक परमानेंट सुप्रीम कोर्ट जज नहीं मानेंगे। तो वो लिखा हुआ इट इज नॉट अदरवाइज डीम्ड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये बात हो गई भाई। तो हमने दो देखे, क्या देखे? एक तो एडहॉक जज देखा, एक रिटायर्ड देखा। एडहॉक जज कब होता है? जब कोरम की कमी होती है तब लेके आते हैं। रिटायर्ड जज कब लेके आते हैं? हम जब हमारे पास में संख्या कम है और केस नहीं सुन पा रहे हैं, तो किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप जो है बहुत सालों तक काम किए हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, आपको पूरा ज्ञान है, नॉलेज है, उस ज्ञान नॉलेज को वेस्ट ना करो, आ जाओ एक बार और हमारा काम देख लो। तो वो आ जाता है, सो रिक्वेस्ट करने पर आ ही जाते हैं लोग। कौन नहीं आना चाहेगा? सब आना चाहेंगे। अब बात करते हैं सीट एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीट का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस कहाँ पे होगा। तो हमारे पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट का एक ही ऑफिस है, वो है दिल्ली। हालांकि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया हुआ है कि पार्लियामेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कहीं और भी इसका जो है ऑफिस खोल सकता है। और इस पर बहुत सालों से विवाद भी चल रहा है कि यार एक दिल्ली है, अब दिल्ली ऊपर एकदम नॉर्थ में है, अब साउथ वालों को सुप्रीम कोर्ट में आना होता तो कितनी दूर चल के आना होता, तो वो बोले कि एक साउथ में भी खोल दो, लेकिन अभी तक खोली नहीं है, सिर्फ एक ही है दिल्ली में। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सीट का मतलब कहाँ बैठेंगे जज, तो कहाँ बैठते बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह पावर भी दिया है कि वो किसी और प्लेस को सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट घोषित कर सकता है। तो ये पावर पार्लियामेंट के पास में नहीं है भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट का कहीं और ऑफिस खोलना है तो उसके पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, बल्कि सीजेआई को दी गई है पावर। कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान देना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है कि आप कहीं और चाहो तो सुप्रीम कोर्ट की सीट खोल सकते हो, लेकिन आज तक खोली नहीं गई है, ठीक है। बस सुप्रीम को इस सीजेआई को करना क्या होगा, प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी होगी खोलने से पहले कि साहब हम वहाँ पे भी अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट अगर अप्रूवल दे देता है तो वो खोल सकते हैं, लेकिन नहीं की गई आज तक, है ना। और ये प्रोविजन जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि कहीं और खोलनी जरूरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, नो कोर्ट कैन डायरेक्ट द प्रेसिडेंट और डायरेक्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश अनदर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि मान लो कोई किसी कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में चला गया, ठीक है, हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और बोलता है कि साहब देखो हम तो एकदम साउथ में रहते हैं, कन्याकुमारी में रहते हैं, और दिल्ली तो इतनी दूर पड़ता है ना, और इधर राजस्थान वाले गुजरात वालों के इतनी पास पड़ता है, हमारे साथ ही अन्याय क्यों किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हमसे इतनी दूर उनसे इतनी पास, तो आप एक फैसला दो कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे भी खोली जाए। और उस कोर्ट के जज ने ताव में आके फैसला दिया कि हाँ साहब मैं डायरेक्शन देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे खोलो, तो वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आजकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो डायरेक्शन ज़्यादा ही देते हैं, जैसे कि अभी एक डायरेक्शन और दिया था कि जो गवर्नर है उसको 3 महीने के भीतर उसको जो भी उसके पास बिल आते हैं उन पर स्वीकृति देनी होगी या फिर बताना होगा स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा है, तो वो नहीं दे सकते ना तुम डायरेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको इतना योग्य बनाया नहीं है कि तुम डायरेक्शन दे सको। तो यहाँ पे तो लिख दिया है स्पेसिफिक रूप से कि ये जो प्रोविजन है कि कहीं और सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस खोलना या नहीं खोलना, ये ऑप्शनल है, कोई भी कोर्ट इस पर डायरेक्शन नहीं दे सकता उनको, उनके मन में आएगी तो खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है, क्या काम करता है, फैसले सुनाता है ना, और केस सुनता है, तो वो उसमें क्या प्रोसीजर काम में लेता है वो हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ है रूल मेकिंग पावर, यानी नियम बनाने की शक्ति। तो द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट में कैसे काम होगा, क्या काम होगा, उसके रूल बनाने की पावर खुद सुप्रीम कोर्ट के पास में है। उसमें कोई भी टांग नहीं लगाएगा, पार्लियामेंट भी उसमें टांग नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट खुद के रूल खुद बनाता है। दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, बाकी आप अपने रूल खुद ही बनाओगे, ठीक है। अब बेंचेस की बात करते हैं। बेंच क्या होती है कि भाई कोई भी केस आता है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसको जज सुनते हैं। जज कई बार क्या होता है, एक अकेला जज सुन लेता है, कई बार दो जज मिलकर सुनते हैं, कई बार तीन जज मिलकर सुनते हैं, कई बार पांच जज मिलकर सुनते हैं। तो इनको बोलते हैं, एक जज सुनेगा तो सिंगल बेंच, दो सुनेंगे डबल बेंच, और ये पांच सुनेंगे तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। तो इस तरीके से बेंच बनाई जाती है। छोटे मोटे केस होंगे तो एक दो ही सुन लेते हैं उनको, कोई भारी केस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो उनके लिए पांच जज बिठाए जाएंगे। तो इस तरीके से बेंचों का जो है सिस्टम लिखा हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की, यानी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा या उसका अनुवाद या फिर जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा या फिर उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस है या फिर कोई भी केस आ गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो कहीं ना कहीं पे, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केस में क्या होगा, रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एंड मतलब क्या है, दो होता है। देखो, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, एक होता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। यानी किसी केस में कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ सोचना विचारना है तो उस केस में, या फिर प्रेसिडेंट कई बार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कोई चीज़ प्रेसिडेंट के समझ में नहीं आती, तो वो लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेजता है कि भाई ये चीज़ में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, आप इस पर क्लेरिफिकेशन दो कि क्या इसका सही काम होना चाहिए। तो इन दोनों केस में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो क्रिएट की जाएगी, और उस बेंच में कम से कम 5 जज होंगे। यानी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस है या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस है तो उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए उस बेंच में, 5 से कम जज उसको नहीं सुन सकते, ठीक है। उसके अलावा कोई भी केस होगा तो उसमें सिंगल जज बेंच भी हो सकती है और डिवीजन बेंच भी हो सकती है। सिंगल जज बेंच का मतलब कि एक ही जज है वही फैसला सुना देगा, डिवीजन का मतलब होता है 2 जज है वो फैसला सुना देगा, ठीक है। ऐसी बेंच होती है, 2 टाइप की बेंच, 3 टाइप की बेंच होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जिसमें 5 जज होते हैं कम से कम, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के केसेस में काम में ली जाती है। और दूसरी होती है सिंगल जज बेंच या फिर डबल जज बेंच, वो छोटे मोटे केसों को सुनने के लिए होती है, ठीक है। और जजमेंट की बात करें, जजमेंट कैसे दी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जजमेंट जो है वो ओपन कोर्ट में दी जाते हैं, यानी कि कोर्ट रहेगा पूरा एकदम, फिल्मों में देखा होगा तुमने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उस तरीके से लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पे वो फैसले सुनाए जाते हैं, है ना। और डिसीजन जो है मेजोरिटी वोट से लिए जाते हैं। जैसे मान लो 5 जजों की बेंच है ना, और केस सुन रही है, तो 3 ने हाँ बोला और 2 ने ना बोला तो वो फैसला पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी हाँ के साथ है। लेकिन 3 ने ना बोल दिया और 2 ने हाँ बोला तो वो फैसला पास नहीं होगा क्योंकि मेजोरिटी ना के साथ है। तो मेजोरिटी से जो है फैसले दिए जाते हैं। इफ जजेस डिफर, अगर कोई जज डिफर करता है, जैसे मान लो 5 जजों की बेंच बना दी, अब 3 ने तो बोला कि हाँ भाई ये काम कर दो और 2 ने ना बोला, तो 2 है ना बोल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप 5 के साथ इन्होंने हाँ बोला तो आप भी हाँ बोलो, नहीं, ना बोल दो आप और अपने ना बोलने का कारण वारण भी बता दो, अपना फैसला आप अलग से दे सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। कोई लिखा हुआ है दे मैं गिव डिसेंटिंग जजमेंट और ओपिनियन, यानी वो बाकी लोगों से जो नहीं मिल रहा, बाकी लोगों के विरोध में ओपिनियन दे सकते हैं और जजमेंट दे सकते हैं। हालांकि पास तो उन्हीं का होगा जिनके साथ मेजोरिटी है, लेकिन वो भी अपना दे सकते हैं, उसको भी रिकॉर्ड में तो लिया ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर, कैसे वो केस वेस की सुनवाई करता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, यानी सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी संस्था है भाई, हमारे देश की बहुत बड़ी संस्था है और इतना पावर उसको दिया हुआ है, तो हम चाहते हैं ना कि उस पर किसी का कोई अधिकार ना हो, यानी कोई उसको परेशान, क्या होगा, कोई उसको परेशान ना कर पाए, और वो एकदम स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर फैसले सुना पाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर वो जो है फैसले सुना पाए, कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो उसी के लिए कुछ प्रोविजन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन प्रोविजंस को हम देखते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों भाई ये इंडिपेंडेंस जो है, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, जरूरत क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो देखो, द सुप्रीम कोर्ट प्लेज ए क्रूशियल रोल, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है किसमें, एक तो वो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके मामले सुनता है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि भारत में सबसे ऊपर जाके जहां पे अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। फंडामेंटल राइट का गारंटर है वो, यानी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट की जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं, है ना, सीधा सीधा आर्टिकल 32 में, तो वो उनका गारंटर है। और वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है भाई साहब, रक्षक है हमारे संविधान का, है ना। प्रेसिडेंट तो है प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें। प्रेसिडेंट के मामले में प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या लिखा जाता है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना महत्वपूर्ण जब तुम्हारा रोल है तो तुमको इंडिपेंडेंस तो मिलनी चाहिए ना, ताकि तुम अपनी ड्यूटी को इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सको
और तुम जस्टिस इंश्योर कर सको, लोगों के साथ न्याय कर सको, किसी से डरे बिना और किसी का पक्ष लिए बिना, बिना पक्षपात किए, बिना किसी से डरे, एकदम खुल के आप अपना फैसला ले सको। इसलिए आपको इंडिपेंडेंस देनी बहुत आवश्यक थी और हमने दी है ना। और उसी लिए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किसका? एग्जीक्यूटिव का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मंत्री परिषद का, कि भाई मंत्री कुछ बोल रहे हैं उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ रहा है, यानी कि आप दबे हुए हो मंत्रियों से, डर लग रहा है आपको, तो डर नहीं लगना चाहिए आपको। बिना किसी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के आप करो। और लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी नहीं था क्या, वो मैंने बताया, दिया जलाने का फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो चले गए उठा के मुंह कि भाई इसको हटाएंगे जज को, तो वो दबाव डालना चाह रहे हैं उस जज पे, लेकिन वो दबाव डाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, दो ही कंडीशन में आप हटा सकते हो। ऐसे नहीं कि इसने फैसला दे दिया जो आपको पसंद नहीं आ रहा आप उसको हटाने चले जाओगे, दबाव नहीं डाल सकते हो आप। तो वो क्या था? वो लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस था भाई साहब। वो पार्लियामेंट में 100 लोगों के साइन करा के उस पर आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, पर नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस दी गई हमने। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा सेफ गार्ड दे दिए गए हैं जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो स्वतंत्र रहे, किसी का दबाव नहीं हो, किसी का डर नहीं हो, उनको कोई उनको धमका नहीं सके। तो वही क्या है सेफ गार्ड, उन सेफ गार्डों को हम देख रहे हैं। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सबसे पहला सेफ गार्ड जो है वो कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, वही उनका सबसे बड़ा सेफ गार्ड है कि जज जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। और अपॉइंट करने के लिए कंसल्टेशन किससे लिया जाएगा? खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों से। अभी हमने देखा जो सेकंड जज केस के बाद में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि साहब जो कंसल्टेशन है इज इक्वल टू कंकरेंस, यानी मानना पड़ेगा उनकी बात को। तो इसी से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। इसीलिए तो फोर्थ जज केस हमने जब देखा था, जब एनजेक को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, उसमें यही तो बोला था कि भाई इससे तो इनकी पार्लियामेंट वालों की इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी इसमें, और हमारी इंडिपेंडेंस की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो हमारी इंडिपेंडेंस बचाने के लिए हम 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेक एक्ट को हम क्या कर रहे हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर रहे हैं। किस बेस पे किया? इसी बेस पे किया भाई कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने इंडिपेंडेंस दी हुई है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और कैसे करेगा? खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय मशवरा करने के बाद करेगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि कर्टेल्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन को ये काट देता है कि उनकी मर्जी से अब अपॉइंट नहीं होगा जज, कि वो जिसको चाहते हैं, जो उनके पक्ष में फैसला दे उसको अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के खुद के जो ऑलरेडी जज काम कर रहे हैं उनकी भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और उसके अलावा प्रिवेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन अपॉइंटमेंट, यानी कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि साहब कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको जज बना दिया फिर उस पार्टी के पक्ष में वो फैसला दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जज बने हुए, उन्हीं का कॉलेजियम बनेगा, वही प्रेसिडेंट को बोलेगा किसको अपॉइंट करना, और उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। अदरवाइज प्रेसिडेंट अपने हिसाब से या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो ये भी एक जो है उनको सेफ गार्ड देती है, उनको सुरक्षा देती है। ठीक है, तो पहले तो अपॉइंटमेंट में उनको सेफ गार्ड मिल गया। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कार्यावधि, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को आप यूं हटा नहीं सकते, उनके पास जो है टेन्योर की सिक्योरिटी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है उनको, और वो भी हमने अभी प्रोसेस देखी कितनी डिफिकल्ट प्रोसेस है उनको हटाने की। हमने तो खुद ये भी देखा कि भाई एक जज था जिसके खिलाफ में जो कमेटी इंक्वायरी की गठित की गई थी, उस कमेटी ने बोल दिया कि वो जज गिल्टी है, उसके बाद भी उसको नहीं हटाया गया भाई। तो बोला इतनी खतरनाक सेफ्टी है इनको कि साला जो गिल्टी है उसको ही नहीं हटाया जा रहा, तो जो गिल्टी नहीं है उसको तो हटाने की तुम सोच ही नहीं सकते। तो इनको टेन्योर की भी बहुत बढ़िया सेफ्टी दी गई है ना। ठीक है, दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान रखना भाई साहब, बहुत सारी जगह पे, जैसे गवर्नर की बात कर लो या फिर सिविल सर्विस के मेंबर की बात कर लो, है ना, सिविल सर्विस के मेंबर की बात कर लो, इन सब के बारे में लिखा हुआ था कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की इच्छा तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की यानी प्रेसिडेंट की इच्छा तक अपना ऑफिस होल्ड नहीं करते। वो उनका ऑफिस वो होल्ड करेंगे जब तक कि उनको पूरी प्रोसेस, जो एकदम कठिन प्रोसेस है, उससे हटाया नहीं जाए तो। और इसका एविडेंस क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को हमारे संविधान ने बहुत बढ़िया सिक्योरिटी दे रखी है कि आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया। अगर ये सुरक्षा नहीं दी होती तो बहुत सारे हट चुके होते। जिसने भी भाई साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष में फैसला दिया उसको हटा दिया जाता, लेकिन वो हटा नहीं सकते तुम, है ना। तो एक सिक्योरिटी होगी। तीसरी सिक्योरिटी होगी फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी तुमने जो डिसाइड कर दी, उनके अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन जो डिसाइड कर दिए उसको तुम फिर कम नहीं कर सकते, यानी उनको चेंज नहीं कर सकते उनके डिसएडवांटेज में। यानी मान लो किसी की सैलरी आपने 2.5 लाख रुपए निर्धारित कर दी, फिर उसने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, तो आप उसकी सैलरी 1 लाख नहीं कर सकते ना, आप इसको बढ़ा ही सकते हो, कम नहीं कर सकते उसके डिसएडवांटेज में। तो वो भी एक सिक्योरिटी होगी, वो एकदम श्योर रहेगा भाई मैं कोई भी फैसला दूं, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में किया जा सकता है कम, और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आपको पता है कि अपने हिसाब से लगाती नहीं सरकार, ये तो जब बहुत ज़्यादा संकट आ जाए देश पे तभी लगाई जाती है, जो कि आज तक एक बार भी नहीं लगाई गई है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो आराम से अपना काम कर पाते हैं। चौथी जो सिक्योरिटी है वो क्या है, एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हम बजट पढ़ के आए इससे पहले, जस्ट ध्यान दिया हो तो
बजट में हमने चार्ज एक्सपेंडिचर पढ़े थे, चार्ज एक्सपेंडिचर, और उसमें हमने पढ़ा था कि चार्ज एक्सपेंडिचर पे कभी भी वोटिंग नहीं हो सकती पार्लियामेंट में, इनको आपको पास करना ही पड़ेगा, है ना, सिर्फ इन पे डिस्कशन हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्कशन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंडिचर, चाहे जजेस की सैलरी हो, अलाउंसेस हो, पेंशन हो, चाहे सैलरी और एक्सपेंस हो उसके स्टाफ के, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के सैलरी एक्सपेंस भी इसमें शामिल हो जाते हैं, और उसके अलावा उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे जो है ये सारे चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। इन पे वोट नहीं किया जा सकता, इन पे केवल डिस्कशन किया जा सकता है, इनको आप कम नहीं कर सकते या फिर इनको काट नहीं सकते, आप वो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा उनको हर साल, हर महीने, जैसे भी होगा, समझ रहे हो। तो ये भी एक सिक्योरिटी होगी। ये सरकार क्या करती है, अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी सारे पेमेंट रोक लेती, कर लो काम, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रोक लेती, नहीं करेंगे, बिजली का बिल नहीं देने देंगे तुमको, पैसे नहीं दे रहे तुमको, दे लो बिजली का बिल, चला लो इंटरनेट, चला लो कंप्यूटर, दे दो फैसले। तो कर नहीं सकती सरकार, क्योंकि ये चार्ज होते हैं। पांचवा है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। ये बहुत बढ़िया चीज है कि कभी भी पार्लियामेंट के अंदर किसी जज का कंडक्ट, कि वो क्या काम कर रहा है, वो बुरा आदमी है, ऐसे वैसे, पार्लियामेंट में खड़े होकर तुम उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते जब तक कि उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन नहीं लाया गया, उस जज को हटाने के लिए रिमूवल मोशन नहीं लाया गया, तभी उसके खिलाफ बात कर सकते हो, अदरवाइज आप बात नहीं कर सकते जजों के बारे में पार्लियामेंट में, बिल्कुल बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट, संविधान ने स्पष्ट रूप से इसके लिए मना किया हुआ है कि आप पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी जज के कंडक्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे, उसकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे कि फालतू फैसला दे दिया, बिका हुआ जज है, ये है वो है, नहीं कर सकते जब तक कि उसको हटाने का आपने मोशन नहीं लाया और वो मोशन पास नहीं हो गया। किसके द्वारा? 100 तो साइन कराने होंगे, 100 या 50 तो साइन कराने होंगे, स्पीकर ने पास कर दिया, उसके बाद में इंक्वायरी कमेटी बैठ गई, उसके बाद में जब उस पर वोटिंग होगी तभी डिस्कशन कर सकते हो आप, अदरवाइज यू कैन नॉट डिस्कस देयर कंडक्ट इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स इट एक्सप्लिसिटली, ओके। एक्सेप्शन क्या है? व्हेन द इंपीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन, कि तभी डिस्कशन कर सकते हो जब उस जज को हटाने का मोशन जो है उस पर कंसिडरेशन चल रहा हो, समझे। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये और लो भाई, कि सुप्रीम कोर्ट का जज कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद में। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। कहीं किसी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और किसी भी अथॉरिटी, चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी वो जहां पे वकीलों के काम होते हैं वहां पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? ताकि आपको वो नहीं हो, फ्यूचर फेवर को आप नहीं देखो, किसी ने बोल दिया आपको कि साहब हमारे पक्ष में फैसला दे दो, फिर आप रिटायर होंगे ना तो आपको 10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह में हम नौकरी पे रख लेंगे, हमारे पे यहाँ पे हमारे केस लड़ लेना, नहीं कर सकता, वो मना किया हुआ है स्पष्ट रूप से। और अगला जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में कि अपने कंटेम्प्ट के लिए वो पनिश कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, कोई फैसला दिया, आप नहीं मान रहे हो, उसको मान ही नहीं रहे, उस फैसले का मजाक बना रहे हो, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, कोर्ट की अवमानना हो गई, उसका एक तरीके से इंसल्ट हो गई कोर्ट की, और उसके लिए वो पनिश कर सकता है किसी भी आदमी को। तो ये भी उसको दिया हुआ है, क्यों? ताकि वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन कर सके, अपनी डिग्निटी यानी अपनी इज्जत को मेंटेन कर सके, अपने ओनर को, आत्मसम्मान को जो है वो मेंटेन कर सके। तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके। हालांकि जो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का कोई मान लो ऑर्डर है जिससे आप सहमत नहीं हो तो आप उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव यानी एक मर्यादा में रहते हुए आप उसको कर सकते हो। जैसे अरावली मामले पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उसमें लोग उसकी बुराई कर रहे हैं उस डिसीजन की, तो वो कर सकते हो क्योंकि वो एक बहुत मेजोरिटी ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है एंड पीपल आर सीइंग दैट दैट डिसीजन इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई दे आर ना अपोजिंग दैट डिसीजन, क्रिटिसाइजिंग दैट डिसीजन, एंड दैट इज नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जब आप या तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया कि ये काम करो और आप नहीं कर रहे हो उसको, ठीक है, और दूसरा या फिर आप जजों के बारे में कोई गाली गलौज कर रहे हो, गलत सलत भाषा का उपयोग कर रहे हो, तो वहां पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है फ्रीडम ऑफ अपॉइंटेड स्टाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट वाले खुद के स्टाफ को खुद अपॉइंट कर सकते हैं, सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है वो कि सरकार अपॉइंट करेगी तभी काम होगा। भाई जज को चाहिए ड्राइवर, ड्राइवर नहीं अपॉइंट कर रही सरकार, जज बेचारा घर पे बैठा है, आ ही नहीं सक रहा कोर्ट में, तो वो अपने स्टाफ को खुद अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऑफिसर की जरूरत होगी, जो भी सर्वेंट की जरूरत होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का चीफ जस्टिस, उसको अपॉइंट कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ही कैन ऑल्सो प्रेस्क्राइब देयर कंडीशन ऑफ सर्विस, वही उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस बताया, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या परीक्षा लेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू से करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उनकी मर्जी। कोई यहाँ पे यूपीएससी आरपीएससी लोक सेवा आयोग कोई भी नहीं आएगा, वो अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है।
अगली जो इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट की जजों को दी हुई है कि उनका जुरिस्डिक्शन कर्टेल नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि साहब आपके फैसले पूरे भारत पे लागू होंगे, ठीक है। फिर कल को सरकार बोलती है नहीं भाई साहब आपके फैसले राजस्थान पे तो लागू नहीं होंगे, ऐसा नहीं बोल सकती। एक बार जो जुरिस्डिक्शन आपका निर्धारित हो चुका है, पावर निर्धारित हो चुके हो, उसको कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो पार्लियामेंट इज नॉट अथोराइज टू कर्टेल जुरिस्डिक्शन और पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज वेरियस टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि हम आपको बहुत सारे जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, आप उसको बढ़ा सकते हो पार्लियामेंट वालों, उसको कम नहीं कर सकते। ये भी एक सिक्योरिटी होगी, यानी मेरे को जो कोई पावर दे दी गई उस पावर को कम नहीं कर सकता, कोई बढ़ा सकता है सिर्फ, तो यानी मैं पावरफुल हमेशा रहूंगा। उसके अलावा जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये हमारी फंडामेंटल जो ये सर डीपीएसपी का भी पार्ट है, डीपीएसपी का, कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करना होगा। तो वही लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू, कहाँ पे डायरेक्ट करता है, डीपीएसपी में डायरेक्ट करता है कि सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। शायद आर्टिकल 50 है, इसमें देख लेना, कंफर्मेशन ले लेना, आर्टिकल 50 होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या लिखा हुआ है, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। कि भाई साहब पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट जज जो डीएम होता था ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर होता था, उसके पास दो तरीके के पावर थे। एक तो वो जज बन के फैसले भी सुनाता था, और दूसरा वो जो है कलेक्टर बन के और रेवेन्यू कलेक्शन भी करता था। लेकिन फिर जब ये हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके ये जज वाले पावर सारे हटा दिए गए। भाई तुम्हारा काम नहीं है जजमेंट सुनाना, जजमेंट सुनाने के लिए जुडिशरी है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज है, डीएम तुम्हारा काम है क्या, वहां पे कानून व्यवस्था देखना, उसका मेंटेनेंस करना, डिस्ट्रिक्ट को संभालना, वो काम करो, जज मत बनो ज्यादा। तो वही क्या है कि सेपरेट कर दिया एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, कि जुडिशरी अपना अलग काम संभालेगी, तुम अपना अलग काम संभालो, ठीक है। तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो फिर हम तुम्हारा क्या करेंगे, खाट खड़ी कर देंगे। मीनिंग क्या है इसकी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज शुड नॉट एक्सरसाइज जुडिशियल पावर, यानी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनको जुडिशियल पावर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इससे हुआ क्या, एग्जीक्यूटिव रोल इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन केम टू एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का जैसे कि डीएम का रोल हुआ करता था थोड़ा बहुत फैसले सुनाने का, वो हटा दिया गया। अब उनके पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है, किसके पास में, डीएम के पास में, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।